हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, ये आपका कलाम प्री रीट पेपर है लेवल फर्स्ट का। तो इसमें से हम देखेंगे जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। ठीक है, पहला था रॉबर्ट गेनी के अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ये स्किनर से संबंधित है। तो रॉबर्ट गेनी के जो 8 स्टेप हैं उनमें से बताना किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद ये भी रखना है कि इसमें 8 स्टेप होते हैं, जिसमें से 4 जो स्टेप शुरुआत के होते हैं वो तो आपके व्यवहार से, 4 स्टेप होते हैं लास्ट के जो संज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं। इसमें और केस क्या बन सकता है अगर बात करें कि इसमें से अगर देखा जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो और 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो आपका पहला स्टेप है सोपानकी का सिग्नल लर्निंग, यानी सांकेतिक रूप से सीखना। तो हम इसमें जाएंगे तो इसका संबंध होता है पावलर से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पावलर। ठीक है, और आपका तीसरे नंबर का स्टेप है, दूसरे का तो ये हो ही गया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा स्टेप आता है चेन लर्निंग। तो चेन लर्निंग को ध्यान रखना, ये किससे संबंधित होती है? एडविन गुथरी की कहानी से या एडविन गुथरी के सिद्धांत से प्लस चेनिंग से। चेनिंग आपके स्किनर ने शब्द दिए थे, चेनिंग और शेपिंग। तो यहाँ पर एडविन गुथरी की कहानी, एडविन गुथरी की जो लड़की वाली कहानी प्लस जो चेनिंग है, ये दोनों संबंध होते हैं। इस प्रकार ये 3 ऐसे कह सकते हैं स्टेप हैं जो आपके किसी अदर मनोविज्ञान से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया था पावलर का सिग्नल लर्निंग, दूसरा स्टेप हो गया था उद्दीपन अनुक्रिया जो स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, और तीसरा है चेनिंग वाला। जो चेनिंग का है वो आपके एडविन गुथरी और प्लस चेनिंग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जो चेन लर्निंग होती है यानी श्रृंखला अधिगम, ये 3 स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका है कि कौन सा है जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, यानी हम कह सकते हैं जो साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। तो पहला था रक्षात्मक तंत्र, जो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल आते हैं। ठीक है, और रक्षात्मक युक्ति भी बोल देते हैं इन्हें। ठीक है, दूसरा है मनोलैंगिक विकास, जिसे बोलते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये भी आपके सिगमंड फ्राइड से संबंधित हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है थानटोस, इसे इंग्लिश में थेनाटोस बोलते हैं, तो ये भी आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन प्रतिरूप है जिसे हम आर्किटाइप, ये संबंधित नहीं होगा किससे? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए, तो वो आपके 45 घंटे प्रति सप्ताह, और जिसके अंतर्गत तैयारी के भी जो भी घंटे हैं शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4 कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें से नहीं होगी वो हो जाएगा नैतिकता का होना। ये नैतिकता यानी हम कह सकते हैं ये मोरलिटी होती है, इसका लैक ऑफ मोरलिटी होती है शेषावस्था में, यानी कह सकते अभाव होता है। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि नैतिकता तो आपकी कह सकते हैं बाल्यावस्था में शुरुआत होती है इसकी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है, तो बिल्कुल सही है, और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही है। सीखने के प्रति जो प्रक्रिया में तीव्रता दिखाते हैं, तो ये भी सही है। जो सही नहीं है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। बालक के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना, ये कहना गलत हो जाएगा। यानी बालक को ज्ञान का जो ज्ञान है वो विद्यालय ज्ञान के अलावा बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए, तो ऐसा कथन होता तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर हम डी पे ही जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है, यानी हमें ये बताना है जो आपका एक्शन रिसर्च है उससे संबंधित नहीं है, वो चूज करना है। पहला है उपभोक्ताओं, जो उपभोक्ता होता है वो स्वयं अनुसंधान करता होता है, तो बिल्कुल सही बात है। समस्याओं को हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। समय मतलब कोई भी समस्या है उसका तत्काल ही समाधान किया जाना चाहिए, तो ये कहना गलत हो जाएगा। बाकी सी नंबर ऑप्शन समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है, ये भी बात सही है। और इसमें समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। यानी इसमें ए सी डी सही थे, जो नहीं है सही वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, ये आपका नया सिलेबस में जुड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य होता है कि निश्चित मापदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस
बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापी यानी ट्राइआर्किक थ्योरी बोलते हैं, तो उसी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे घटकीय बुद्धि, जैसे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये होती है, ठीक है। बाकी सांदर्भिक जैसे कॉन्टेक्सचुअल बोलते हैं, तो ये भी होती है। और बाकी अनुभविक यानी एक्सपीरियंशियल होती है, ये भी संबंधित होती है। लेकिन भाव, प्रबोधन, बुद्धि ये नहीं होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुद्धि के विषय में असत्य कथन बताइए, यानी बुद्धि के बारे में असत्य बताना है। कि इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूल तो कर लेता है, परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन वो परिमार्जन करने में असमर्थ होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। बुद्धि एक जन्मजात और सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता होती है, ठीक है। और बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है, ये भी बात सही है। बुद्धि अच्छा निर्णय लेना, अच्छा बोध करने तथा अच्छा तर्क प्रस्तुत करने में योग्यता होती है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ये कथन गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिनी के बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो वो आपके C.S. राइस ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ क्योंकि मुझे यह अत्यधिक पसंद है और इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय निकालता हूँ। उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो देखो, वो खुद से ही जा रहा है, तो उसे इंटरेस्ट है उसमें, तो हम कहेंगे ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी खुद से ही वो जा रहा है, खुद से ही वो काम कर रहा है, यानी कह सकते हैं ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी ज्ञान की संरचना का अर्थ है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आइकॉनिक, इनेक्टिव और सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप होता है, ठीक है। इसी से संबंधित हो जाएगा ये ब्रूनर से संबंध, ठीक है। नेक्स्ट था H.J. आइजेंग का व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक समाविष्ट नहीं करता है, यानी इनमें से किस को समाविष्ट नहीं करता है? तो वो अंतर्मुखी बहिर्मुख की बात करते हैं, तो ये बहिर्मुखी है। मनस्ताप और मनोविक्षेपता, यानी या तो बोल रहे हैं न्यूरोटिज्म और या साइकोटिज्म, ये भी बात करते हैं, तो बी और सी भी हो जाएगा। लेकिन जो निश्चल है इसकी बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 था कि निम्न में से किसका संबंध युक्तिकरण से, यानी युक्तिकरण को इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, तो उसका संबंध बताना है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा, अस्वीकार विचार के लिए स्वीकार कारण देना, यानी ऐसे कह सकते हैं झूठ के लिए एक तर्कसंगत सत्यवादी कह सकते हैं, एक तरह से सत्यवादी बात कहना, ठीक है। इसका ये भी मतलब हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती है? तो क्या बताना है? विशेषता नहीं हो सकती, ठीक है। पहला है जटिलता पसंद करता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होता है, नियमों का सदैव पालन करने वाला होता है, ठीक है। तो यही कहना गलत हो जाएगा, नियमों का पालन करने वाला होता है, तो उससे तो सृजनात्मकता कह सकते हैं कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये कह रहा है बीजगणित के प्रश्न को हल करने के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अंतरण की ओर संकेत करता है? तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजेंटल, यानी एक ज्ञान का आपने सीख लिया कोई ज्ञान, उसे दूसरी जगह यूज करते हो, तो वो आ जाएगा आपके क्षैतिज, लेकिन उसके समानांतर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं, यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किसके लिए करता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों के कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था रखने में। देखिए जाए तो सभी सही है, हमें अप्रोप्रिएट आंसर देना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है यह परिपक्वता तक चलता है, यानी मैच्योरिटी तक, ये कहना गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं, ठीक है। बाकी सभी पॉजिटिव है, ये एक सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था में भी यानी प्रसव पूर्व अवस्था में भी चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 था कि आपको सही युग्म बताना है, इसमें से एक सही युग्म दिखाई दे रहा होगा आपको, बी नंबर ऑप्शन है, यानी कॉलर है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी देती है, या इनसाइटफुल थ्योरी भी बोल देते हैं इसे, तो ये अंतर्दृष्टि से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक जो विशिष्ट अधिगम असमता यानी डिसेबिलिटी का उदाहरण हो? तो उदाहरण वो हो जाएगा डिसलेक्सिया, बाकी ये सभी मेंटली रोग होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम विकासात्मक से संबंधित रोग है, कह सकते हैं रोग तो नहीं कहेंगे, एक तरह के मेंटली चीज़ें होती हैं। बाकी जो
अधिगम अक्षमता होती है ये आपके डिसलेक्सिया से संबंधित है, या डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया, ये सभी संबंधित हो जाती है अधिगम अक्षमता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22 के दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? तो ये आपकी संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज से संबंधित है। जब तक बच्चे के मस्तिष्क में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं बनता है, उससे पहले उसके आगे से कुछ भी उठाओ, कुछ भी ले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो 24 माह का होने लग जाता है, यानी कह सकते हैं उसके मस्तिष्क में ऑब्जेक्ट परमानेंस बनने लग जाते हैं, तो फिर उसे के सामने से ये वाली बात हट जाती है, यानी ओझल हो जाना, फिर वो पहचान लेता है आप क्या चीज़ उठा रहे हो इसके सामने से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है कि बाइगोसी के अनुसार कौन सा संप्रदाय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? तो उनके लिए तो केंद्रीय एक ही है कि एक तो भाषा होनी चाहिए, संस्कृति और लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, SCL यानी कल्चर, सांस्कृतिक हो गया, लैंग्वेज और एक सामाजिकता। ठीक है, ये 3 शब्द होते हैं जो संबंधित रखते हैं बाइगोसी के। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल, ये तो दूसरे नंबर का होता है। प्री मॉरल लेवल यानी कैसे पूर्व नैतिक स्तर, तो ये भी होता है। क्रियात्मक स्तर, इसकी इंग्लिश देखो ऑपरेशनल लेवल, ये आपके जीन पे ऐसे संबंधित है, इससे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमें यही पूछा था कौन सा संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 25 के चिंतन के उपकरण में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर सी पे चलें, स्मृति चिन्ह प्रत्यक्षीकरण, ये प्रत्यक्षीकरण यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजन वेंग से संबंधित है? तो वो हो जाएगा PFT, यानी PFT का मतलब होता है हमें ये कह सकते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चित्त नैराश्य परीक्षण। ठीक है, ये तो आपकी केटल से संबंधित हो जाएगी, और ये प्राचीन TAT है या मॉर्गन मोटरी से हो जाएगी, और आपकी PEN है, ये संबंध नहीं पता है ये किससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, बाकी है 27 क्वेश्चन नंबर है कि जेम्स वेब द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, जो जेम्स वेब है ना, उन्होंने जो बांटे हैं उनके आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पैराई, यानी ये रचनात्मक कल्पना है, ये इनसे संबंधित नहीं है, बाकी सभी इन्हीं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 29 है कि एक बालक की कॉपी में अधिक काट-छाँट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। तो बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम निरूपता से ग्रसित है? जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या ऑटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर मोस्टली देखा जाए तो ये डिस्ग्राफिया से ही संबंध हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सामर्थ्य 120 से अधिक होती है, तो ये बात तो सही है। प्रतिभाशाली बालक कुछ समाहित नहीं हो सकता, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पृथक कक्षाएं या संवर्धन कार्यक्रम जिन्हें हम बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम प्रोग्राम, जो अपग्रेडिंग प्रोग्राम बोलते हैं, यानी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी बोल देते हैं इन्हें, संवर्धन कार्यक्रम। और बाकी उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए, और इनमें से किसी क्वेश्चन लेके डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए